मेवाड़ की धरा पर कांग्रेस का 3 दिवसीय महामंथन शुरू हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर पार्टी के तमाम आला नेता पार्टी का नया एक्शन प्लान तय करने के लिए लेक सिटी उदयपुर में जुटे हैं। नव संकल्प शिविर में 3 दिन तक मंथन के बाद पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल पार्टी की रीति नीति में लंबे समय से बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी जरूरत पिछले काफी समय से महसूस की जा रही है। अब जबकि पार्टी देश के सियासी परिदृश्य में लगातार पिछड़ती जा रही है, तो पार्टी महसूस कर रही है कि बदलाव का वक्त अब आ गया है। 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। पार्टी में नव संकल्प शिविर के बाद होने वाले बदलावों की अगर बात करें तो कुछ बिंदु इस तरह से निकलकर सामने आते हैं। इन सब बिंदुओं पर पहले नव संकल्प शिविर में चर्चा होगी और उसके बाद संगठन में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन में लंबे समय से बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन अब बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि अक्सर चुनाव के समय ही एजेंसी के जरिए सर्वे करवाते हैं, लेकिन अब समय समय पर सर्वे के लिए पार्टी का अपना विभाग होगा। पुराने या सक्रिय कार्यकर्ताओं की जगह पैराशूट या निष्क्रिय लोग बाजी न मारें, इसके लिए पार्टी में काम के आकलन के लिए विंग बनेगी। संगठन में किसी के भी 5 साल से ज्यादा एक ही पद पर नहीं रहने से जुड़े सवाल पर अजय माकन ने कहा कि जिन पदों के लिए चुनाव होते हैं वो इसका अपवाद हैं। मंच से सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कर्ज चुकाने की बात दोहराई। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। कांग्रेस में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही है। पार्टी भी वर्तमान हालात को देखकर अब बदलाव करना चाहती है। अब ये देखना अहम होगा कि 3 दिन तक चले मंथन के बाद निकलने वाला अमृत पार्टी में कितनी जान फूंक पाता है। जन टीवी के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की तरह उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की। अगर पहले दिन की बात करें तो संकेत मिल रहे उसमें साफ है कि 2 चीजें बड़ी निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस के संगठन को रिस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि रिस्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाएगा। 50% भूमिका युवाओं की होगी, 50% युवा 50 साल से कम के। ये साफ संकेत दे दिए हैं, चाहे जगह माकन हो या फिर कांग्रेस की यूथ कमेटी जो बनाई गई है उसके सदस्य जिन्होंने यहाँ पर खुलकर के बोला उनका हो। बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिकता और बीजेपी जिन मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है, तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस यहाँ चर्चा कर रही है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिजल्ट कांग्रेस कितना अमल में ला पाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। चले, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी और भाजपा से आशीष चतुर्वेदी। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। 50% युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी होगी। 50% 50 साल से ब्लॉक। तो ये एजेंडा क्या लगता है कि कांग्रेस को मजबूती के लिए, वापसी के लिए एक बड़ा रास्ता हो सकता है? देखिए योगेंद्र जी, अगर देश में 50 करोड़ युवा मतदाता हो तो अगर निर्णय नहीं करेगी कांग्रेस, तो फिर अपने तरीके से जिस तरह की जो देख रही है परिस्थितियां, इससे परिस्थिति और खराब होगी। इसलिए युवाओं को रुझाने के लिए ये करना जरूरी है कि 104 करोड़ हमारे यहाँ मतदाता है पूरे देश में, और आप 13 करोड़ न्यूली मतदाता है, पहली बार मतदान करेंगे। तो इनकी स्ट्रेटेजी जो आप देखिएगा कि जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उन्होंने इसी पे कहा था कांग्रेस को कि यदि इन पे रणनीति पर निर्णय नहीं करोगे तो आने वाला समय आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए युवाओं को किस प्रकार से सक्रियता दें और जोड़ा जाए, और महिलाएं जिसमें शामिल है, महिलाएं भी, क्योंकि 68 करोड़ महिलाएं इसमें हैं। तो ये सारी चीजें अगर स्ट्रेटेजी जब देखी जाती है, पूरा का पूरा सिनेरियो देखता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि यदि कांग्रेस अपना परिवर्तन नहीं करेगी और आने वाले समय में, क्योंकि 10 राज्यों के तो विधानसभा के चुनाव होने, उसके बाद आपके लोकसभा के चुनाव होने, यहीं राष्ट्रपति के चुनाव भी आएंगे, बाकी की पार्टियों को भी समन्वय करके कांग्रेस को अपने आप में वापस पुनर्जीवित करना है। क्योंकि सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया कि हमारी पार्टी की जो स्थिति है इससे खराब होने वाली नहीं है। और देखिए, पार्टी के उन नेताओं को स्पष्ट तौर पर कहा है कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी का कर्ज चुकाने का भी समय आ गया है। जो एआईसीसी की बैठक में उन्होंने जितना कुछ कहा था, वो सारी बातें आज खुले मंच पर उन्होंने देश के सामने रखी और कहने का प्रयास किया कि कांग्रेस अब मजबूती के साथ उतरेगी और परिवर्तन के साथ उतरेगी, नहीं तो हम इस परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय नहीं कर पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। जो स्थिति हमारी बन रही है, उसलिए हमारा परिवर्तन भी जरूरी है, नयापन भी जरूरी है, और हमको एकता का सूत्र भी देना है। जो कुछ कहना है यहाँ कहो, खुल के कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकता का सूत्र बाहर ये नहीं जाना चाहिए कि हम एक नहीं है, हम आपस में बंटे हुए हैं। तो स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इसलिए कि उन्होंने खुले मंच पे कहा है। अब बिल्कुल श्याम जी वापस आ रहा हूँ। निश्चित रूप से ये बात कही गई है, एकता का सूत्र में रोना होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस ने सबको कुछ दिया है। वक्त है कर्ज उतारने का कांग्रेस की मजबूती के लिए। आपको निजी स्वार्थ त्यागने होंगे। आशीष चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, तय था कि बीजेपी में निशाना साधा जाएगा, मोदी अमित शाह निशाने पे रहेंगे, सांप्रदायिकता की बात की जाएगी और देश की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये आप लोगों पे आरोप लग सकता है। मुझे लगता है आप लोग भी मानसिक रूप से तैयार होंगे। तो इस नवसंकल्प शिविर और जो आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये जो कांग्रेस का शिविर हो रहा है, कांग्रेस आज जिस स्थिति में है वो कांग्रेस की सबसे दयनीय स्थिति है। आप देखिए, कांग्रेस मात्र 2 राज्यों में सिमट के रह गई है। और आप जैसा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने भाषण सुना, चाहे मुख्यमंत्री जी का सुना, चाहे सोनिया गांधी जी का सुना, उसमें तमाम वो राजनीतिक बातें थी जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विश्वमन ये किया जाता है। बेटर ये होता कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है उस पर अंदर डिस्कशन करते, जैसा इनके रणनीतिकार इनको प्रशांत किशोर ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक आप स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी जी क्यों पॉपुलर हैं, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 45% देश के लोगों का आप देखिए वोट परसेंट लेके आ रही है, तो उस पर ये डिस्कशन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, सुधार कहाँ से करेंगे? और मैं थोड़ा सा श्याम जी की इस बात से असहमत हूँ। जैसा श्याम जी ने कहा कि कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास आज भी 2 राज्य हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से स्थिति चल रही है, उस तरह से आप ये लिख करके मान लीजिए कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसी कारण से दोबारा रिपीट होने वाले हैं नहीं है। देखिए, राजस्थान की जनता तो ये भी चाहती है कि आप चिंतन करें कि राजस्थान के जो बेरोजगार है उनकी भर्तियां बार बार क्यों निरस्त हो रही है। क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर आप देखिए बेरोजगारी लगातार 3 सालों से राजस्थान में या तो बेरोजगारी में नंबर 1 या नंबर 2 है।
क्या कारण है कि महिला अपराधों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है, भ्रष्टाचार में बुरा हाल है आप देखिए। और पिछले 1-1.5 महीने से अगर हम राजस्थान सरकार का, अगर राजस्थान में होने वाली घटनाओं को देखें योगेंद्र जी, तो सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण राजस्थान में एक तरह से आग लगी हुई है। आप देखिए, सरकार का लगता है प्रशासन पे कोई नियंत्रण ही नहीं है, एक के बाद एक नए शहर जल रहे हैं आप देखिए। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता भी बहुत सारे प्रश्न इनसे करना चाहेगी, जिनके बारे में जनता चाहती कि आप राजस्थान की भी चिंता करें। बिल्कुल। चलिए, राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। राजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशी की बात हो सकती है कि जिसमें साफ संकेत दिए गए हैं कि 50% युवा 50 साल की उम्र से कम के होंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात कही जा सकती है, जैसे अभी कहा भी गया है कि हेलो कभी बड़ा सवाल यह है कि यहाँ जो 50% 50 साल से कम की उम्र के लोग होंगे, उनको लेकर के तो इससे कुछ बनेगा कि क्योंकि ये कांग्रेस के स्ट्रक्चर की बात आती है वोट जोड़ने की, वो युवा कैसे भरोसा करेगा जो आम मतदाता है कि कांग्रेस उनके लिए कुछ कर सकती है? योगेंद्र जी, देखिए, ये जो चिंतन शिविर है, जो नव संकल्प चिंतन शिविर, जो कि 3 दिन का चिंतन शिविर है, इसके अंदर पूरे देश के लिए जो हमने जो एजेंडा के पॉइंट्स जो तय किए हैं, जो राजनीतिक एजेंडा है, आर्थिक एजेंडा है, सामाजिक न्याय का एजेंडा है, किसान एवं कृषि का एजेंडा है, संगठन का है और युवा सशक्तिकरण का एजेंडा है। तो निश्चित रूप से हमने पूरे देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे मतलब देश के जो हमारे डेलीगेट्स हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स हैं, जो 430 से अधिक डेलीगेट्स वहां पे उदयपुर पहुंचे हैं और वहां पर वो 3 दिन तक गहन चिंतन मनन करेंगे इन 6 बिंदुओं पर। और उसके बाद में जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, बहुत ही गहन चर्चाएं होने वाली है, बहुत ही गहन मंथन होने वाला है। इसके बाद में जो भी मतलब निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद में मतलब वो चीजें आपको और हमें, मतलब पूरे का पूरे मीडिया, आप उदयपुर में हैं तो निश्चित रूप से डेली की ब्रीफिंग के अंदर वो पॉइंट्स भी आएंगे। तो निश्चित रूप से आज अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र को मैं सिर्फ इस चीज से डिस्क्राइब करूंगा कि विगत 67 वर्षों में हमने सिर्फ 55 करोड़ कर्जा लिया, 55 लाख करोड़ कर्जा लिया और हमने 8 वर्षों के अंदर करीबन 79 लाख करोड़ का कर्जा लिया। मतलब आज प्रति व्यक्ति 100 मतलब पूरे देश के ऊपर 136 लाख करोड़ का कर्जा है, जबकि पूरे दुनिया के अंदर हमने कोरोना काल के अंदर भी टैक्सेशन की बोझ जनता के ऊपर लादा था और आपको पता होगा 26-27 लाख करोड़ हमने सिर्फ और सिर्फ 8 साल में पेट्रोल और डीजल के ऊपर वसूल किया। तो अब आपके जो एफएमसीजी गुड्स की बात है, चाहे हमारा जो रोजमर्रा के उपयोग की चीजें, चाहे खाद्य तेल है, चाहे आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल, जो हमारी दवाइयां तक है या उन तक पे वो हमारे फर्टिलाइजर्स है, हमारे कृषि यंत्र हैं जिनको जीएसटी में डाल दिया, किसानों की आय दुगनी करने का वादा फरवरी 2022 तक का किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, आज उन वादों पे बात नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से हम मतलब इस चीज पे चिंतन करेंगे कि जनता के सामने हम इन मुद्दों को ले जाने में क्यों नाकाम हुए, क्योंकि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसमें हमारे समक्ष संकट क्या है कि ये जो नैरेटिव इन्होंने जो सेट किया है, उस नैरेटिव में धर्म का, विभाजन का या इस तरीके का नैरेटिव कर दिया। युवाओं के मुद्दे गौण हो गए, किसानों के मुद्दे गौण हो गए, मजदूरों के मुद्दे गौण हो गए। इन मुद्दों के अंदर अगर बात होगी तो निश्चित रूप से वो लोग कहीं पे भी हमारे सामने नहीं होंगे। लेकिन जब भी जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उससे पहले ये धार्मिक एजेंडा छेड़ देते हैं, कहीं पे पहनावे को लेकर बातें होने लगती है, कहीं पे अजान को लेकर बातें हो, कहीं लाउड स्पीकर की बात होती है, कहीं पे ये होता है हनुमान चालीसा नमाज। अरे भाई, सबकी पूजा उपासना पद्धतियां हैं, युवाओं को आज आप रोजगार देने में कामयाब नहीं हो। राजेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बात आप कह रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां आपकी पार्टी के नव संकल्प शिविर में ये चर्चा का विषय भी है, जैसे हमने आपके स्पोक्स पर्सन से पूछा है। लेकिन कांग्रेस क्या इसका मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुलडोजर के नाम पे या जो आप कह रहे हैं उन तमाम एजेंडों पर बेनिफिट मिला है, तो जिसको बेनिफिट मिलता है क्यों ऐसे एजेंडे को छोड़ना चाहेगा?
नहीं, बेनिफिट की बात नहीं है ना, बात ये है कि क्या आज इस देश का ये 80-20 की बात करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं, 80% हिंदुओं की बात करते हैं। मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या बेरोजगारी में सबसे ज्यादा नुकसान उनका नहीं है? क्या महंगाई में सबसे ज्यादा नुकसान उनका नहीं है? अगर वो खतरे में बेरोजगारी की वजह से है तो क्या इस सरकार को इस बात का पता नहीं है? आज अगर 84% लोगों की आय घट गई, मुझे बताइए 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों की या पूंजीपतियों की मतलब आय बढ़ गई है। तो आज इस चीज को देखिए ना, आज हमारा आम आदमी 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गया, उसके मुंह में निवाला नहीं है, उसका रोजगार छिन गया, उसकी आय घट गई, उसके बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाने की स्थिति में नहीं रहे। मतलब आज राजस्थान के अंदर आप अगर बात करेंगे हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश के अंदर हम नंबर 1 स्टेट है। शिक्षा के अंदर हमने नवाचार किए, वो सारी की सारी बातें, चाहे शहरी क्षेत्र के अंदर रोजगार गारंटी की बात, तमाम तरीके की चीजें करिए। जी जी राजेंद्र जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। श्याम जी, जो यूथ के लिए एक बड़ी बात कही जा रही है, देखिए पार्टी में रिस्ट्रक्चर के लिए ये बात तो ठीक है कि 50% 50 साल से कम के लोगों को लेंगे, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूकी जा सकती है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, ये बात कही थी, लेकिन वहां वोटिंग रेशो आपने देखा क्या पोजीशन पे चला गया, वो जो भी कोई कारण रहा होगा। अभी राइट टू जॉब की बात की जा रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी राइट टू जॉब अगर देंगे, अगर उसके लिए नरेगा जैसी योजना होगी तो आपको लगता है कि कोई यूथ भरोसा कर पाएगा? वो देखिए आप 100 डेज की है, अर्बन के अंदर राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार ने 125 डेज की किया है। तो ये एक नरेगा तक ही होगा या फिर वास्तव में राइट टू जॉब के लिए कोई एक स्मार्ट या एक ऐसी सैलरी की बात की जाएगी जो वास्तव में यूथ PhD किसी ने की है, पोस्ट ग्रेजुएट कोई है, तो उसको वैसा बेनिफिट मिल पाएगा? कोई वास्तव में ऐसी आवश्यकता है, ऐसी प्लानिंग कांग्रेस लाएगी तो यूथ भरोसा कर सकता है उस पर? देखिए योगेंद्र जी, आज देश में 125 रुपए प्रति व्यक्ति कमाने वाला 80 करोड़ लोग हैं। अब अगर आपके पास इसी स्थिति है देश के पास, जो कि सर्वे बताता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रोजगार गारंटी देने की बात जो करी थी वो तो कमजोर कर रही है। केंद्र सरकार उस कानून को के तहत जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रही है। यही तो आज सोनिया जी कह रही थी बार बार कि देखिएगा केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लागू कर पा रही है और हम उस नीतियों को तरीके से लोगों तक का विरोध ही नहीं कर पा रहे। यही कारण है। देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि इनके 15,000 जो नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए 1 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता चाहिए, है ही नहीं इनके पास। जो इनके योग्य नेता बन जाता है वो सोचता है कि मैं ही हूं पार्टी का सब कुछ करता धरता, कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता है ही नहीं। ये बता दें, राजस्थान की स्थिति भी जो है, कहते हैं बार बार इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रचार प्रसार को नीचे धरातल पे ले जाने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं ले जा पा रहा। ये कमियां किसकी है? कमियां नेतृत्व की है। नेतृत्व केंद्र में उनकी है और राजस्थान में हमारे इनकी है। तो इसलिए मानना चाहिए अब परिवर्तन का युग आ गया है, IT का युग आ गया है। अगर आप पार्टी को उस अनुरूप नहीं बनाएंगे, युवाओं को सक्रियता कर ले नहीं पाएंगे तो सब कुछ। देखिए श्याम जी एक बात अजय माकन ने जब सुबह ब्रीफिंग हो रही थी तब उन्होंने एक बात कही थी कि संगठन में जो पैनल और सजेशन आ रहे हैं उनके आधार पर एक तय किया जा रहा है कि एक बड़े बड़े मंडल है, बूथ के बाद में सीधा मंडल है, उसके बीच में कुछ कमेटियां बनाई जाएंगी। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ जो कमेटी होंगी 15-20 बूथ होगा, वहां पे एक मंडल होगा और 3-4 मंडल का एक ब्लॉक होगा। यानी कि बीच का जो गैप है कांग्रेस उसको भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में संगठन को जिस तरह से पुनर्गठन किया जाता है, वह जो स्पीड है आपको मालूम है कितनी फास्ट है, वो कैसे हो पाएगी ठीक से? देखिए योगेंद्र जी, अगर ये पन्ना प्रमुख बना रहे हैं बीजेपी के लोग, तो उसी को पेटेंट को अब ये खुद अपनाना चाहते हैं। वही पन्ना प्रमुख की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के जब संगठन ही नहीं है तो कैसे किसको आप आगे लाना चाहोगे? राजस्थान का हाल देख लीजिए ना अभी तक, और बाकी की जगह। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पीरियड में सारी चीजें होंगी। नहीं, ये तो कांग्रेस कह रही है, क्योंकि जब हालात खराब हो गए, 5 राज्य आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, जो स्थिति खराब हुई, अब आपके आगे आने वाले समय में हिमाचल है, आपके गुजरात है, कर्नाटक है, उसके बाद आप आएंगे राजस्थान। 2024 से पहले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी।
उनको जीतने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए होने वाले हैं। तो 2 राज्यों में तो इनकी खुद की सरकार है, उसको बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनको नहीं बचा पाएंगे तो वही कह रहे हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो बीजेपी बार बार कहती है, क्या इन राज्यों को छीनने की स्थिति बन पाएगी? क्या गुजरात में फिर से कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाएगी? क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ कांग्रेस में अभी से शुरू कर दी कि केंद्र में जब सत्ता होती है, सरकार में होती है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ताकत भी होती है और बहुत सारी एजेंसियां काम भी करती हैं और उसका लाभ भी मिलता है। आपने देखा मध्य प्रदेश में छीना ही है इनसे, कहते हुए छीन लिया, एक नया तरीका निकाल लिया, इस्तीफे दिला दो। अब क्या करोगे आप? आपके लोगों को इतना दे देंगे कि आपको आपके खिलाफ करने लग जाएंगे। इसलिए पार्टी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये जो चीजें सामने आ रही है कि एक परिवार में एक टिकट दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं कि बाहर से आने और 5 साल तक आपका एक टाइम रहेगा, उसमें आपके बाद में 3 ईयर कूलिंग टाइम भी आपका लेकिन होगा। जब आप देखिए लेकिन ये संगठन होगा, ये सत्ता में नहीं होगा। नहीं, लेकिन अब जब हमने राजस्थान के जब चुनाव हुए थे तो बहुत सारी परिस्थिति, यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि जो पैराशूट से उतर के आएगा मैं उसकी कैंची से धागा काट दूंगा और हवा निकल जाएगी। यहाँ हवा निकली क्या? यहाँ तो हवा भर गई। गोविंद राम मेघवाल हैं, ये आए थे बाहर से, इनको पता है, मंत्री है आज इनके। तो ये सब चीजें जब अगर टिकट देती वक्त और बहुत सारी चीजें करती वक्त आप लागू नहीं कर पाते, इसलिए कहने की बात अलग है, आपको धरातल पे कठोरता से निर्णय करके उसको लागू करना पड़ेगा। चाहे उसमें नाराजगी हो, कुछ नेताओं की नाराजगी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन मजबूत होगा तो आने वाले समय में आपका भविष्य सुधरेगा। क्योंकि संगठन कमजोर हो जाएगा तो आप कैसे एक पार्टी को चला पाओगे? पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की है और क्योंकि आप इंडिविजुअल स्तर पर शासन करने लायक रहे नहीं, इसलिए आपको यूपीए 3 का गठन भी करना पड़ेगा और आपके लोगों को एकजुट होकर के उनको साथ में लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आप भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में आओगे 2024 में। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर भाजपा तो बिखेरने का प्रयास भी करेगी, सब कुछ करेगी और सत्ता को फिर से लाने का प्रयास करेगी। मोदी जी चाहेंगे कि मैं तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनूं, कौन चाहता है प्रधानमंत्री नहीं बने? तो ये बात सही है कि कांग्रेस को सुधरने की संगठन के स्तर पर, बहुत सारी चीजें स्तर पर, और जो पुराने नेताओं को कहना पड़ेगा कि आपका शासन अब चलेगा नहीं, अब युवाओं को हम जिम्मेदारी भी देंगे, सक्रियता भी लाएंगे और आने वाले में कांग्रेस की जो स्थिति खराब होगी उसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। मैं वापस लौटूंगा श्याम जी आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा आशीष चतुर्वेदी जी का। आशीष जी, आपके यहाँ पे 2 बातें निकल के आती है। एक बात ये कही जाती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि मजबूत होना चाहिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। तो 2 बातें निकल करके आती हैं, एक तरफ आप मुक्त करते हैं, एक तरफ विपक्ष की मजबूती की भी बात करते हैं। अभी कांग्रेस अपने स्तर पर 2 बातें निकाल करके आ रही है। जैसे सोनिया गांधी ने कहा कि एक ऐसा मंच है जिसपे खुलकर के बोलना है, लेकिन बाहर मैसेज मजबूती का जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली कुछ घटनाओं से कांग्रेस सबक जरूर ले रही होगी। बेशक आप लोगों को सफलता मिली हो उन मुद्दों पर, कांग्रेस उसमें विफल रही हो, और हर घटना से कोई ना कोई लेसन जरूर मिलता है। वो प्रयास कांग्रेस भी करेगी, तो एक मजबूती की बात कही जाएगी। आपको लगता है कि विपक्ष की मजबूती भी होनी चाहिए या वास्तव में मुक्ति होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो वो एक कल्चर की बात करते हैं जो कि देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया है। जैसे हम बात करें परिवारवाद की बात करें तो देश में खाली कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, देश की कई पार्टियां ऐसी, अगर जम्मू कश्मीर से लेकर के, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर के, हम उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु बात करें तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो कि एक परिवार द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा ही चलाई जा रही है। उनका पूरा संचालन, पूरा नियंत्रण एक व्यक्ति और एक परिवार के द्वारा है। तो जब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त की भारत की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि अगर हम वाकई में देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमको परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। जब वो कांग्रेस से मुक्ति की बात करते हैं तो वो देश में जो भ्रष्टाचार का कल्चर बना हुआ है, आप देखिए जो घोटाले सामने आते थे, हमने सारे घोटाले देखे हैं 2004 से 14 के कार्यकाल में। अगर हम बात करें तो हमने कॉमनवेल्थ घोटाला भी देखा है, कोल घोटाला भी देखा है, 2G घोटाला भी देखा है और दूरसंचार घोटाला भी देखा है। तो वो जब बात करते हैं कांग्रेस मुक्त की तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। आप देखिए, हम एक गवर्नेंस की बात करते हैं, हम जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, यही स्थिति इनकी सरकार में हुआ करती थी। योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा जब इनकी सरकार चलती थी तो एक टर्म बड़ी यूज होती थी, पॉलिसी पैरालिसिस, कि ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। वही स्थिति आज इनकी संगठन में है
ये 3.25 साल से कांग्रेस से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भैया आपके यहाँ पे पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा या अंतरिम अध्यक्ष होगा, और ऐसा कई प्रदेशों में है जहां पे ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जहां तक गडकरी जी कह रहे हैं, देखिए एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। अब वो कांग्रेस हो या कोई और हो, वो अलग बात है। और योगेंद्र जी, आप तय मानिए कि विपक्ष कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। आप देश के किसी भी राज्य में उठा के कांग्रेस गायब हो रही है लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं हो रहा है। कांग्रेस बंगाल से गायब हो गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी स्पेस ले ली है। अगर हम बात करें उड़ीसा में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उसको रिप्लेस करने वाली है। तो देश के तमाम राज्यों में सरकार भी है और सरकार के समक्ष एक मजबूत विपक्ष भी है। चलिए आशीष जी, समय का अभाव है, मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपने सुना कि कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष की मजबूती दोनों बातें कही हैं, लेकिन आपकी पार्टी में एक बात जरूर खुल करके आई है कि एक ये मंच ऐसा है जिसमें खुल करके चर्चा करें, कोई किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए और उसके बाद बाहर जाना चाहिए मैसेज कि पार्टी यूनिटी के साथ में वापसी करेगी और जनता की जरूरत पूरी करेगी और एक बड़े विकल्प के रूप में वापस से यूपीए ही स्थापित होगी। योगेंद्र जी, मैं पहले तो इनके अपने आशीष जी के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस जितनी ट्रांसपेरेंटली से यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल चले, तमाम सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं उस दौरान लागू हुई, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, अब हम तो राइट टू हेल्थ तक की बात करते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस इनके टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम होता है। नंबर 2, इनके टाइम में एक टर्म यूज होती थी, टैक्स टेररिज्म। मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार में बनने के बाद में कोरोना काल के अंदर रिकॉर्ड टैक्सेशन का कलेक्शन हुआ है। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार कभी आपने दुनिया में देखी है? जब पूरी दुनिया के देश लोगों को पैसा दे रहे थे और ये लोग इनका टैक्सेशन में वसूल रहे थे। दूसरा, राफेल का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के अंदर नाम ये दर्ज हुआ, मतलब फ्रांस के अंदर मामला दर्ज हुआ, पेगासस का मामला उठा, उसके अलावा बैंकिंग घोटाले हुए जिसमें लोगों का पैसा चला गया, उसके अलावा नोटबंदी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला, कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से तमाम तरीके के मतलब नकली नोटों की बदली हुई, और मतलब आपके जीएसटी के अंदर पूरे के पूरे छोटा हमारा कारोबारी खत्म हो गया, राज्यों की स्थिति खराब हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद में आपका जो कृषि क्षेत्र के उपकरण है, यंत्र है, आपका खाद बीज है, तमाम तरीके की हमारी दवाइयां है, वो सारी की सारी उसमें आ गई। जो बुजुर्ग लोगों के काम में आने वाली दवाइयां है, महंगे जो हमारे असाध्य रोग है, कैंसर, टीबी जैसे रोगों की जो दवाइयां थी, उनको इन्होंने टैक्सेशन में लेके आ गए। कोरोना की दवाइयां तकों पे इन्होंने टैक्सेशन वसूला है, तो मास्क तक पे भी इन्होंने टैक्सेशन में कमी नहीं छोड़ी। तो आज ये किस बात की बात करते हैं? ये पॉलिसी की बात करते हैं, ये टैक्स की बात करते हैं। इन लोगों ने तो लूटने के तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ पूरे देश के अंदर आप जाके देख लीजिए, आम आदमी पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में है कि नहीं हम चुनाव जीत रहे। अरे भाई, चुनाव जीत रहे हो तो क्या आपको लूट का लाइसेंस मिल गया? आप जनता की जेब काटोगे क्या? आज बेरोजगारी की समस्या पूरे दुनिया के अंदर, आज देख लो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। 4 करोड़ लोगों ने तो अप्लाई करना ही बंद कर दिया। कोरोना काल के अंदर कितने लोग बेरोजगार हुए, और पूरा का पूरा 3 साल का 8 साल का इनका टाइम पीरियड उठा के देख लीजिए। इनके सामने मतलब ये कभी भी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि धर्म का एजेंडा छेड़ दो, हिंदू मुसलमान कर दो, मंदिर मस्जिद कर दो, अजान हनुमान चालीसा कर दो, वोट पड़ जाएंगे। राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बात, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को, देखिए कोई पार्टी हो, वही देख रही है कि वोटर उसके प्रति कैसे आकर्षित हो रहा है, वो सबसे बड़ा बात है। और आपके सामने चुनौती ये है कि आप यूथ की बात कितने दिन तक वोटर कितने दिन तक आकर्षित होगा? वोटर को, युवा को रोजगार चाहिए, गृहिणी को सस्ता सिलेंडर चाहिए। 390 रुपए वाला सिलेंडर सब्सिडी के साथ आता था, आज 1050 का हो गया। तो आज देखिए ना, कितने दिन तक आप धर्म की चाशनी के अंदर अपना एजेंडा चलाएंगे? आपको एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा श्रीलंका ये मुद्दा जनता के जहन में उतर पाएगा। श्रीलंका का हमारा पड़ोसी देश है, कहीं ना कहीं हमारी सरहद लगती है उसके साथ में, उसका असर जनता पे पड़ेगा। जिस वक्त सरकार जनता की अनदेखी करेगी तो लोग आक्रोश फैलेगा, लोगों के आक्रोश फैलेगा। हम युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को,
सबको हम जागरूक करेंगे, कहेंगे कि जनता, ये सरकार आपको लूट रही है, सरकार आपके पैसे का दुरुपयोग कर रही है, अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा पहुंचाती है, लेकिन इस देश के युवा को रोजगार नहीं देना चाहती, महिलाओं को सस्ता सिलेंडर नहीं दे सकती, महंगाई तमाम है, आटा कितना महंगा है, तेल कितना महंगा है, जो 80 रुपए लीटर मिलता था वो तेल आज आपको 250 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता है। आप बताइए मुझे इस बात का, गेहूं हर महीने बढ़ रहा है। तो आज इन चीजों को आप लोगों को ये कह के बरगला नहीं सकते, एक चुनाव जीत लिया, 2 चुनाव जीत लिया, 3 चुनाव जीत लिया, लेकिन जन जागरण फैलेगा, हम जनता की आवाज बनेंगे, हम अपने आप से मजबूत होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया 6 पॉइंट का जो हमारा एजेंडा है, उन एजेंडा को हम जनता के साथ ले जाएंगे और अपने आप में भी आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन करेंगे। निश्चित रूप से उदयपुर डिक्लेरेशन निकलेगा और इस देश को नई दिशा और दशा मिलेगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो ये नव संकल्प शिविर, ये कहूं कि कोई भी संकल्प शिविर या किसी पार्टी का अधिवेशन होता है, वो एक ऐतिहासिक होता है और हर पार्टी के एजेंडे में कोई ना कोई नया, ये कहूं कि उसमें कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून फूंकने के लिए, मतदाता को लुभाने के लिए कोई ना कोई प्रयास किया जाता है। उदयपुर में हो रहे 3 दिन के नव संकल्प शिविर में यूथ पे फोकस किया गया है। सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि आप खुल करके बोलें, खुल करके चर्चा करें, किसी भी तरह का शिकवा किसी के जहन में नहीं होना चाहिए, बाहर मजबूती का मैसेज जाना चाहिए। बूथ से लेकर के और मंडल कमेटियां, उनके मजबूती के लिए चर्चा की गई है। और 3 दिन के होने वाले इस शिविर के बाद में कांग्रेस की एक नई रूट लाइन तय होगी और एक नई दिशा दशा तय होगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिन एजेंडों पे कांग्रेस चल रही है, वो एजेंडे आम मतदाता को कितने लुभा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में या तो किसी राज्य में चुनाव होगा तब पता लगेगा, या जनता कांग्रेस के साथ जो आंदोलन की राह पे जाने वाली है या वो रूपरेखा तय कर रही है, उसमें कितने जुड़ पाएंगे, ये परीक्षा की घड़ी कांग्रेस के सामने होगी। तो चले, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।